चलती रहती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और ये केवल कहने के लिए कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं है, सचमुच के कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो हमारा संगठन चुस्त दुरुस्त रहे और वो सारा का सारा कंप्लीट हो, उसके लिए बैठक रखी, उसकी समीक्षा है। जैसे हमारी जिला कार्यकारिणी है वो सारी है नहीं है, उसका प्रवास ठीक से है कि नहीं है, मंडल कार्यकारिणी पूरी है कि नहीं है, हमारे मोर्चे प्रकोष्ठ जो हमारे सारी जगह बटा हुआ है सारा सिस्टम, तो वो ठीक तरीके से गठन हो चुका है नहीं हो चुका, और होने के बाद वो ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है नहीं कर रहा, तो उसकी एक समीक्षा होती है कि सारे जो हमारे मोर्चे प्रकोष्ठ सारा जो हमारा संगठन है ठीक से काम कर रहा है। उसके लिए एक रूटीन बैठक है और आज उसी प्रकार की बैठक आज यहाँ इस जिला में आयोजित की गई है। यहाँ पर उर्दू के टीचरों की खास जरूरत है, यहाँ पे कमी है उर्दू के टीचरों की। नहीं देखिए, टीचरों की जहाँ भी कमी है हमारा पूरा प्रयास है कि जल्दी हम उसको पूरा करेंगे। अभी ये कोरोना काल में एक बड़ी भारी समस्या रही है, क्योंकि सारे स्कूल अभी तक बंद रहे हैं, तो ये एक समस्या रही है। लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता प्रयास कर रहे हैं और हमारे पास दूसरे भी और भी टीजीटी पीजीटी उसमें भी हमारे पास टीचर कम हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि जल्दी हम उसको पूरा करेंगे। मंत्री जी 2 साल से स्कूल बंद हैं, फिर भी प्राइवेट स्कूल फीस ले रहे हैं, मांग रहे हैं, उनको लगता है? देखिए, फीस के मामले में जो हमारा फैसला था वो ये था कि भाई केवल ट्यूशन फीस लेंगे। अब जैसा कोर्ट का भी निर्णय था और वैसे भी सिद्धांतिक निर्णय भी यही था कि जो टीचर हैं लगे उनको तनख्वाह दी जाएगी। तो अगर टीचर को तनख्वाह दी जाएगी तो कहीं से ना कहीं से तो आएगी। तो ऑनलाइन एजुकेशन देने का काम सभी कर रहे हैं, सरकार की तरफ से भी है, स्कूलों की तरफ से भी है। वो ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे, तो हमने ट्यूशन फीस की निश्चितता करी थी। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल थे वो कोर्ट में चले गए और कोर्ट ने कहा कि नहीं, दूसरे जो अन्य खर्च है वो भी ले सकते हैं। उसके बाद हमने दोबारा कोर्ट में हमने उसके अगेंस्ट रिपिटिशन हमने फाइल की और कोर्ट ने हमारी बात मान ली। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए, तो वहाँ से इन्होंने जिस प्रकार का फैसला इनके पक्ष में आ, उसकी वजह से ले ले। सरकार का पूरा प्रयास यही रहा कि कम से कम लिया जाए, ट्यूशन फीस ली जाए, और हम अभिभावकों के पक्ष में थे, उनको राहत मिले। मंत्री जी फिरोजपुर झिरका में पिछले साल प्रधानमंत्री, तो देखिए अब किस प्रकार की समस्याएं रही, आपने अब ये अचानक आपसे पूछ लिया। मैं अगर आप दोबारा शाम के टाइम पूछे तो पूरी जानकारी लेके उसके बारे में बता सकता हूँ। लेकिन जितने स्कूल जितने कॉलेज हमने बनाए, हमने इस मतलब जो 7 साल का कार्यकाल है इसमें 67 कॉलेज हमने की घोषणा हमने की, और वो 67 कॉलेज के 67 कॉलेज भी हमारे चल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सबकी बिल्डिंग बन गई, शायद आपके कॉलेज में जो भी आपने कहा उसका भी आपने बिल्डिंग की बात कही होगी, बिल्डिंग नहीं बनी अभी तक। तो इतने कॉलेज आज तक कभी भी किसी की सरकार में, मैं इतने कॉलेज नहीं कह रहा, मैं कहता हूँ 50% भी आज तक किसी की सरकार में घोषित नहीं हुए हैं। हमने इतने घोषणा की, लेकिन बिल्डिंग बनने में एक टाइम लगता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि जल्दी वो सारा काम भी प्रोसेस है। में लगातार किसान धरने पर बैठे हुए, सचिवालय में 2 दिन का सरकार को अल्टीमेटम दिया है, तो क्या कहेंगे? नहीं देखिए, जो 3 कृषि कानून हैं जिनके विरोध में वो अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारा मानना यह है कि वो तीनों कृषि कानून जो है वो किसान के हित के कानून हैं, और वो तीनों कृषि कानून जो हैं वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ने बनाए, और वो किसी पार्टी के प्रतिनिधियों ने नहीं बनाए, किसी पार्टी के व्यक्ति नहीं थे, जनता के चुने हुए थे और सभी पार्टियों के प्रतिनिधि थे। 2001 में ये प्रक्रिया शुरू हुई और 19 साल इसको बढ़ने में लगे। ये एक पार्टी के भी नहीं है, कई पार्टियां और कई लोग ऐसे हैं जो नए नए चुन के आते रहे। जहां सेंटर ने इनको पास किया वहीं स्टेट ने भी इनको पास किया, स्टेट ने पास करने के बाद फिर सेंटर ने इनकी घोषणा की। तो जो जनप्रतिनिधि है उन्हें बनाए कानून, ऐसा नहीं है कि वैसे ही कानून कोई बन गए। और ये कानून इसी विचार से अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि कृषि से क्योंकि आने वाली नस्ल जो है उसका मोह भंग होता जा रहा, तो इस प्रकार के कोई नियम बनने चाहिए ताकि उनकी रुचि उसमें बढ़े। मेरा मानना है कि जो तीनों कृषि कानून है वो 100% कृषि के हित में है, और ये कोई भी कृषि कानूनों में ऐसी बात नहीं कही गई कि आपको ये नियम मानना पड़ेगा। केवल यही तो है कि पहले हम मंडी में अपनी फसल बेचते थे, तो सरकार ने एक छूट दी कि अगर आप बाहर भी बेचना चाहें तो बेच सकते हैं।
कई लोग कहते हैं कि बेच सकते थे, पहले बेच सकते थे, मैं ये नहीं कह रहा बेच सकते थे, लेकिन मार्केट कमेटी किसी टाइम भी आपको पकड़ सकती थी और वो कहती थी हम आपके ऊपर फाइन करेंगे क्योंकि आपने हमारी मार्केट फीस की चोरी करी। लेकिन अभी जाकिर हुसैन जी हैं, जाकिर हुसैन जी एक अलग टाइप की खेती करना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि भी बिना खाद के में करेंगे, बिना पेस्टिसाइड के में खेती करेंगे, और वो इस टाइप की फसल पैदा करना चाहते हैं, तो स्वाभाविक है कि उनको रेट भी अलग चाहिएगा, वो उस रेट में तो नहीं बेच सकते। लेकिन क्योंकि अगर पहले कृषि कानून है तो मैं कहूँगा कि आपको तो मेरे यहाँ बेचना पड़ेगा, आप कैसे बेच दोगे वहाँ, आप मंडी में बेचो। लेकिन इनको तो मंडी में मारा नहीं खाता, मंडी में सरकार लेगी 2000 रुपये, इनकी बिक्री 6000 रुपये। तो ऐसी विभिन्नता बढ़े और ऐसे कृषि में लोग आए जो अलग अलग टाइप की इस टाइप की खेती करें, नए प्रयोग करें, तो उसकी छूट देने के लिए कानून बना। दूसरा कानून जिसका वो विरोध कर रहे हैं वो करे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले भी चल रही, ऐसा नहीं है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही थी, लेकिन जो नियम थे वो नियम इतने किसान के पक्ष के नहीं थे। सरकार ने विचार किया कि आने वाले टाइम में विविधता होनी चाहिए खेती में बहुत। ऐसा नहीं अगर आप गेहूं और धान ही पैदा करते रहोगे, आज गेहूं और धान हमारे पास 2.5 गुना से भी ज्यादा है, तो कहाँ लेकर जाए उसको, तो एक समस्या सामने रही। तो नहीं, अभी आप शादियों में जाते हो और आप देखते हो कि वहाँ फ्रूट है, आप कहते हो विदेशी फ्रूट है, सेब विदेशी है, अंगूर विदेशी है, अमरूद विदेशी है। क्यों है विदेशी? अरे हम 80% लोग खेती कर रहे हैं, हमारा फ्रूट अमेरिका में बिकना चाहिए, हमारा फ्रूट दूसरे देश में बिकना चाहिए, या उल्टा दूसरे देश का हमारे यहाँ बिक गया। तो इस प्रकार की विभिन्नता आनी चाहिए, उसलिए इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू की गई। उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ऐसे नियम बनाए गए, सरकार ने ऐसे नियम बनाए गए जो सारे के सारे किसान के पक्ष के हों। अब जैसे मान लो पहले क्या था, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो आपके ऊपर फाइन लगेगा, लेकिन अब नियम बढ़ गया कि अगर किसान चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सका, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकता। अगर मौसम खराब हो गया तो आप बात देनी है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट कराया वो फुलफिल करना। अगर मौसम खराब हो गया तो आपको छूट है, आप नहीं करते पूरा तो कोई आप पे फाइन नहीं होगा। आपके यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उसने खड़ा किया और वो उसको हटाता नहीं है, तो अब नियम आएगा इतने टाइम के अंदर अंदर अगर आपने हटा लिया ठीक है, नहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो किसान का हो जाएगा। अगर उसकी पेमेंट है, आप उसकी पेमेंट नहीं करते तो उसके पास अधिकार दीजिए, 3 दिन के बाद उसको ब्याज के सहित आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ऐसे बहुत से नियम जो थे ना जी वो किसान के हित के बना दिए, और उसमें भी छूट है। ऐसा नहीं है सरकार ये कह रही कि आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी, वो तो आपको अच्छा लगा कर लो, और आपको अच्छा नहीं लगता तो नहीं करें। और जो लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बुराई करें, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, उसमें तो पहले रेट निश्चित होगा ना जी, मेरी चीज इस रेट लेंगे वो पहले फाइनल कर लिया, और एक चीज आप टाइम के टाइम लेके गए उस टाइम आपने फाइनल करना, दोनों चीजों में बड़ा भारी फर्क है। अगर आप पहले कर लोगे, मैं आपको एक उदाहरण देकर बता दूं, अब आपकी दूध की डिमांड है, आप एक दूध के पास गए मुझे दूध चाहिए, वो कहता जी मेरे पास तो पहले सारा लगा मैं दे नहीं सकता। वो कहा नहीं मैं लेना तो आपसे, वो कहा 70 रुपये किलो दूंगा। आपने उसके साथ बहुत हो गया और 65 रुपये खरीद लिया, लेकिन बाद में उसकी 2 भैंसें भी आएगी, वो आपके पास आया बोले दूध चाहिए, आपकी मुझे जरूरत नहीं, फिर वो 40 रुपये देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, वो 40 का आएगा तो 40। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है इसमें रेट पहले निश्चित होगा, ये 100% किसान के हित में है। लेकिन सरकार ने कहीं ऐसी बात नहीं कही कि आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी पड़ेगी, आपका मन कर आप कर लो, आपका मन नहीं करता तो ना करो। तो मैं समझता हूं कि जो सारा का सारा आंदोलन जिस प्रकार से शुरू कर रखा उसमें कहीं भी किसान का हित नहीं है। जहां ये स्टॉक के बारे में भी कह रहे हैं, उसके बारे में स्टॉक के बारे में कुछ नहीं, सरकार ने एक निश्चित वो बना दिया कि आप स्टॉक कर सकते हैं। आज हमारे पास 2.5 गुना से ज्यादा चीज है, तो हमें चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर के लोग आए और वो स्टॉक करें, सरकार तो इतना कर नहीं सकती, तो इसलिए एक ऑप्शन दिया कि आप स्टॉक कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये जो कहें कि ब्लैक हो जाएगी, उसमें निश्चित कर दिया कि अगर जैसे गेहूं है, जैसे ऐसे ठोस जो चीजें हैं, अगर उनकी कीमत 1.5 गुना से ज्यादा बढ़ेगी तो उसकी स्टॉक करने की ताकत जो है खत्म हो जाएगी। और जो सब्जी जैसी चीजें हैं, आलू है, प्याज है, उनकी अगर 2 गुना से ज्यादा बढ़ेगी तो आपकी स्टॉक की ताकत खत्म हो जाएगी, आपकी पावर वह खत्म हो जाएगी। तो ब्लैक का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। उसमें फायदा क्या होगा कि अगर स्टॉक की ताकत हम किसी और को देंगे तो उसको प्रोसेस करके अच्छे तरीके से दूसरे देश में बेच सकता है, कहीं और बेच सकता है, उससे और चीजें बना सकता है। तो मैं समझता हूँ इससे किसान को फायदा ही फायदा है, और फायदे के लिए कानून बना। जो जनप्रतिनिधि थे वो किसान के खिलाफ नहीं थे, बल्कि किसान के चुने ही जनप्रतिनिधि थे और किसान के हित के उन्होंने कानून बनाए। मेवात के लिए क्या कर सकते हैं आप, शिक्षा मंत्री मेवात के लिए क्या करें? देखिए, मेवात के लिए जितना काम इस सरकार ने किया वो आप चाहे मेवात में जाके पता कर लो, जो डेवलपमेंट के काम मेवात में इस सरकार ने किए आज तक इस सरकार ने किए। जाकिर हुसैन जी पहले इंडियन नेशनल लोकदल में होते थे, और इन्होंने अपने आप मेरे से एक बार कही थी कि भी 5000 एकड़ जमीन में हमने
नहर से सिंचाई की, ये पहली घटना है, आज तक कभी सिंचाई हुई नहीं। तो मैंने उस टाइम इनसे मजाक में गया था कि फ्लोर ऑफ द हाउस भी ये बात मान लोगे कि नहीं? बोले नहीं मान लूंगा। तो मैंने फिर फ्लोर ऑफ द हाउस इनसे कहवाया, तो इन्होंने कहा कि हाँ वाकई हमने पहली बार, नहीं तो कभी पानी आया नहीं है। तो हमारा पूरा प्रयास है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि भाई जो देश में जिले पीछे रह गए, तो वो एक गणना उन्होंने निश्चित की थी कि इतने जिले जो हैं वो बैकवर्ड हैं, तो जो जिले बैकवर्ड रह गए उनके लिए हम क्या कर सका ताकि उनको बराबर ले गए। और उन्होंने उनमें मेवात भी एक जिला है देश में जिसको ये कहा था कि ये पीछे रह गया। और हमारा मानना है कि कोई भी जिला पीछे रहता है तो देश पीछे रहता है। जब व्यक्ति पीछे रहता है तब भी देश ही पीछे रहता है। व्यक्ति से ही देश बढ़ता है। अगर हर आदमी की स्थिति ठीक होगी, आर्थिक स्थिति ठीक होगी, हर आदमी पढ़ा लिखा होगा, उसकी खेती ठीक होगी, तभी देश जाएगा। तो उसके लिए हम प्रयासरत हैं। और हमने जो बात कही हरियाणा एक, हरियाणवी एक, उस पर हम काम कर रहे मंत्री जी, हैं। आपने जिले के विकास की बात की। आपकी सरकार ने पिछले कार्यकाल में यहाँ पे IMT विकसित करने का वादा किया था, और IMT विकसित करने की तो बात दूर, अभी तक एक कंपनी यहाँ पे नहीं आ पाई है, और लगातार यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ी जा रही है। चाहे आप कहने को चाहे कुछ भी कहें, लेकिन जो धरातल पे है वो असलियत ये है कि यहाँ के युवाओं के लिए एक ही यहाँ पर IMT है, और उसमें अभी तक एक भी कंपनी नहीं है। ये आपके 6 साल में कार्यकाल में। नहीं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब जो भी हमने घोषणाएं की, मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि पिछली सरकारों के मुकाबले दुगने से भी ज़्यादा हमने इम्प्लीमेंट किया उनको। कुछ चीज़ें हैं, मैं ये नहीं मानता कि जो हमने कह दिया वो सारा का सारा हमने पूरा कर दिया। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि सारा पूरा नहीं है, लेकिन जो हमने किया वो पिछली सरकारों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अच्छा हमने करके दिखाया। और हमारा प्रयास रहा कि रोजगार के अवसर बढ़ने चाहिए। कुछ कोरोना काल में भी जो है वाकई सारे, वो केवल कोरोना केवल हमारी समस्या नहीं है, वो सारी दुनिया की समस्या है। पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति को उसने खराब किया, उसमें हम भी एक हैं, हमारी भी स्थिति खराब किया, लेकिन हमारा प्रयास है और हम उसके अच्छे के लिए प्रयासरत हैं। मंत्री जी, मेवात के स्कूलों की बात करें तो शिक्षा का स्तर काफ़ी गिरा हुआ है, तो फिर लेकिन यहाँ पे जो स्कूल हैं प्राइवेट तो अलग है, वो सरकारी स्कूल की फीस के नाम पर मोटी रकम वसूल रहे हैं। नहीं, सरकारी स्कूल में तो फीस है ही नहीं। यहाँ तो अभी पिछले दिन में 2,500 की रिश्वत लेते एक प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया। नहीं, देखिए अगर कहीं भी सरकारी स्कूल में इस प्रकार की समस्या है तो आप हमें जानकारी दो, हम बिल्कुल 100% उस जो भी हमारा टीचर है, जो भी है, प्रिंसिपल है या जो भी अधिकारी है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सरकारी स्कूल में कोई फीस नहीं है। मंत्री जी, आपकी सरकार ने सम्मान वेतन को लागू किया गया कुछ दिन पहले, लेकिन अभी तक लागू नहीं हो पाया, क्या वजह है? नहीं, समान काम समान वेतन की बात तो नहीं आई कि समान काम समान वेतन की बात, लेकिन काफ़ी हमने जो है आपके सामने है, ज़्यादातर डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे थे रखे, या उस प्रकार से सरकार ने, चाहे वो अपना आंगनबाड़ी में थे या दूसरे जो थे, लगभग उनके वेतनों में हमने डबल के आसपास तक वृद्धि कर दी। यानी कि जिन लोगों की तनख्वाह 3,500, 4,000, 5,000 थी, वो आज 11,000 रुपये ले रहे। और मैं मानता हूँ कि आंगनबाड़ी वर्कर जो जितनी तनख्वाह ले रहे, मेरे ख्याल के शायद पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो दे रहा है और हरियाणा दे रहा है आज की तारीख में। और क्षेत्र में भी जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो गेस्ट टीचर की बात है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि गेस्ट टीचर भी हमारे पूरे देश में सबसे दुगुनी से ज़्यादा तनख्वाह हमारे यहाँ है। तो हमने कर्मचारियों के लिए अच्छे पैकेज दिए, की घोषणा भी कर दी कि आने वाले टाइम में अभी कुछ जिले ऐसे हैं, उसमें मेरा जिला भी एक है जहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, और मेरा बात भी एक है जहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है। तो कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हर जिले में एक यूनिवर्सिटी जरूर हम बनाएंगे। चाहे फिर वो अगर प्राइवेट बनेगी तो ठीक है, नहीं तो हम सरकारी बनानी होगी तो सरकारी बनाएंगे। एक यूनिवर्सिटी हर जिले में निश्चित तौर से बनाएंगे।